नमस्कार, आपका स्वागत है ऑनलाइन स्टडी विद डी के पर। हमारे चैनल पर अभी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम 2011 से लेकर 2023 तक के सीटेट के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सीरीज में हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की 2011 से 2023 तक के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है पार्ट थर्ड। क्वेश्चंस पर जाने से पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है, ऐप का नाम है ऑनलाइन स्टडी विद डी के, जिस पर आपको सीटेट के ईवीएस की रामबाण पीडीएफ मिलेगी, जिसमें थ्योरी भी रहेगी और 500 एमसीक्यू मात्र 99 रुपये पर। और अगर आप फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हो और पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में पीडीएफ के नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो प्लीज हमारी ऐप को डाउनलोड करें और जाकर प्रैक्टिस करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर आज के। निगमन आत्मक तर्कण में शामिल है। निगमन मतलब डिटेक्टिव। क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खुद परक संबंधी पद्धति, सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक होती है आगमन विधि और एक होती है निगमन। बताओ अपन यहां किसकी बात कर रहे हैं? निगमन की। देखो सिंपल याद रख सकते हैं, निगमन मतलब ये नी है ना, जो नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन में क्या होता है? आगमन में चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। तो क्या होगा? नियम क्या होते हैं? सामान्य। तो उत्तर क्या होगा? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब एक अवधारणा को सिखाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। तो भैया जीन पियाजे, जेबी वॉटसन, लेव वाइगोस्की और ई.एल. थॉर्नडाइक। तो भैया बताओ आप, जिसने ये दिया है ना, उसी ने इसके सिद्धांत का नाम क्या है? जिन महाशय ने इसकी बात की, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नाम बताओ उनका कमेंट में, जल्दी उत्तर दें। और इन्हीं को क्या कहते हैं? इससे तो आपको समझ में आ गया होगा, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन है ये फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था? ई.एल. थॉर्नडाइक। लेव वाइगोस्की आप जानते हो, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चे के सीखने के लिए एक प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है और खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसके द्वारा पूछा? अपन एल्बर्ट बैंडूरा की बात कर रहे हैं। और इनके सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। किसके द्वारा दी गई?
एल्बर्ट बंडूरा, सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो ये कैसी बात करते, बच्चा कैसे सीखता है इनके द्वारा, ये कहते बच्चा नकल करके, अनुकरण करके सीखता, देख करके। तो क्या देख करके? मॉडलिंग। सही उत्तर क्या है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण, मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। बोगोडोल। ग्रेड अंक से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न से संबंधित है? विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत मतलब क्लोज एंडेड। ठीक है, समस्या समाधान, अपसारी। तो भैया जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताएं सब लोग। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनालिसिस, क्लोज एंडेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अपसारी, डाइवर्जेंट। अच्छा, हम तुमको बता चुके डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, अपसारी और एक होता अभिसारी। इनमें क्या अंतर है, कोई बता सकता कमेंट में? डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, इनमें अंतर बता सकता? इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये सीधा इसी नाम से क्वेश्चन आता सी टेट में और अलग अलग टेट में। इसमें क्या करते, एक समस्या के, प्रॉब्लम के कई सारे समाधान सोचते, अपन निकाले जाते, मेनी सॉल्यूशन। उस पे क्या होता, समस्या पर केंद्रित सोचते अपन, मुख्य बिंदु पर कई सारे आइडिया लेके एक पूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता। ठीक है ना? तो इसका उत्तर क्या है? इसमें बच्चा क्या कर रहा, अंतर कर रहा, विश्लेषण कर रहा है ना। कैसे अलग है, अलग मतलब डिफरेंस बिटवीन, बताना अंतर। तो क्या होगा, विश्लेषणात्मक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, हो सकता, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलता पूर्वक निष्पादन करती हैं, भाषिक और संगीत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, हो सकता, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। देखो भैया, अपन ये नहीं कह सकते कोई किसी से कम है, सब एक समान माने गए और सब में सीखने की बराबर क्षमताएं, कुछ होता है फिर आईक्यू, मगर डायरेक्ट अंदर नहीं करते। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताओ। ऐसा तो है नहीं है कि वो सीख ले और फिर उसको समझा नहीं पाए। भाषिक और संगीत में होती तो है, मगर ऐसे नहीं करते अलग। लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, अरिजीत सिंह हो गया, ये हो गया, अपने उम्र की लड़कों की तुलना में स्थाक नहीं। सबसे अच्छा क्या है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, मतलब वो भी गणित पढ़ सकती हैं और लड़के भी गणित पढ़ सकते हैं। मैथ दोनों बराबर है, कोई अलग नहीं है, एक दूसरे से कम नहीं है, इक्वल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई है? सांस्कृतिक, जैविक, भाषिक, सामाजिक। भैया वाइगोत्स्की के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पिछली पीपीटी में,
है ना। इनने क्या दिया था, इनके सिद्धांत का नाम क्या है, और अभी भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, पीछे ही हमने रिपीट किया था। जल्दी कमेंट में बताएं और जल्दी इसका उत्तर बताएं। तो भैया ये सोशल की बात करते, कैसे सीखते बच्चे, समाज के द्वारा। तो भैया समाज में संस्कृति आ जाती। इनके सिद्धांति का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। भाषा पे इनने बात की, प्राइवेट स्पीच की बात करते जी, है ना, इनर स्पीच और प्राइवेट। और सामाजिक तो है ही, इनके सिद्धांति का नाम है। मगर जैविक क्या होता है, एक बायोलॉजिकल टर्म है। कैसी है, लॉजिकल टर्म। तो ये नहीं होगा, सही उत्तर क्या है, बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल है। मतलब कैसे सीख रहे हैं, आंख, कान व हाथ से सोचते हैं, मतलब सेंसेस से। तो पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित, गामक स्तर, अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, मूर्त संक्रियात्मक। जल्दी बताओ ये अच्छा किसके सिद्धांत की बात है, कमेंट में सबसे पहले ये बताओ। तो ये सिद्धांत किसने दिया है, सबसे पहले जीन पियाजे साहब ने। ये अपन पढ़ चुके। तो उनके अनुसार कौन सी अवस्था है, जब बच्चे अपने सेंसेस से सीखते। सेंसेस कौन कौन से होते, 5 होते, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो कौन सी है, इंद्रिय गामक। बात ही आ गई, इंद्रिय सेंसेस। ये कब से कब तक होती, ये भी बता जल्दी कमेंट से। जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले पर। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। मतलब मोटिवेशन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, बदलाव होता है जब मोटिवेशन में, तो उसके साथ वो जुड़ी होती है। तो संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरणा, पुरस्कार, प्रेरक। जल्दी बताएं कमेंट में। तो इसका सही उत्तर क्या है, आवश्यकता, नीड। नीड क्या होता, अपन की कुछ आवश्यकताएं होती, अपन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कुछ कार्य करते है ना, उस कार्य को आवश्यकताओं से मोटिवेशन मिलता, आवश्यकता से। ठीक है, अपनी आवश्यकता क्या है कि अपन को नौकरी लगानी, नौकरी लगा के अपने मम्मी पापा की सेवा करनी, पैसे कमाना, आवश्यकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। भैया लो, ये अपन कब से पढ़ते हैं, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, मतलब कौन सी, समावेशी संयोगात्मक शिक्षा। पृथक, पृथक तो कैसे होगी, सभी की बात कर रहा। और सांस्कृतिकशील शिक्षा, तो कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं यहां, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हो। सबको साथ लेके कौन से में चलते, समावेशी शिक्षा में। इसको क्या बोलते, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें क्या करते, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड को साथ में लेकर चलते। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। देखो संवेगात्मक, संवेग क्या होते हैं आपके, इमोशन।
अब इमोशन से कौन संबंधित है? तो गतिक, गतिक क्या होता? ये तो भैया बॉडी से रिलेटेड होता, शरीर से। सहानुभूति, समानुभूति देना, विचार करना, याद करना, ये तो गलती हो गया, ये शरीर से संबंधित है। विचार करना क्या इमोशन से है? सबसे अच्छा कौन सा? समानुभूति, किसी को समान समझकर उसके विचारों को समझना, उसकी भावनाओं को समझना। सही उत्तर क्या है? बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये नहीं है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञान मतलब कॉग्निटिव। कॉग्निटिव किसके साथ होता? उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। अकेली पारंपरिक को बनाना गलत बात। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, चलो हो सकता है एनवायरमेंट अच्छा। संयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन। देखो भैया अगली परीक्षाएं तो ये नेगेटिव हो गई है ना, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। क्या बचा? बी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। अपन बात कर रहे हैं बच्चे अपने समाज से सीखे, जितना अच्छा अपन उनको एनवायरनमेंट देंगे सीखने का उतना अच्छा वो सीखेंगे, है ना। समृद्ध वातावरण देना जिससे उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सभी तरीके का विकास हो। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, ठीक है, इकट्ठा कर रहा और उन्हें पढ़ाता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। कर रहा है, क्या कर रहा है? अब देखो आकलन आ गया। तो कौन सा आकलन पढ़ रहे हैं अपन? अब देखो ये आप हिंदी में पढ़ोगे ना आकलन, हमेशा कंफ्यूजन रहोगे के रूप में, के लिए, के समय, सीखने का आकलन। देखो इसको हम बता रहे हैं, आप समझो। असेसमेंट की बात चल रही, आकलन। आकलन होते कितने प्रकार के हैं? आकलन कहाँ कहाँ होता? अच्छा, कहाँ कहाँ होता आकलन? दो जगह होता। कहाँ कहाँ होता? एक तो होता SBA और एक होता BBA। इनका फुल फॉर्म क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट और बोर्ड बेस्ड असेसमेंट। समझो ये क्या है? ये होता रूपात्मक, रचनात्मक, या सॉरी रचनात्मक आकलन। और ये क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये क्या होता? योगात्मक। देखो क्या अंतर है। ये होता स्कूल में, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है? स्कूल में ये लगातार टीचर कमियां जानता, बच्चे की कहाँ क्या गलती हो रही उनको सुधार करता, मदद देता, ठीक है, उपचार करता। और ये होता बोर्ड, इसको आपसे मतलब नहीं है, ये तो आपका फाइनल रिजल्ट देखता। जैसे सीटेट, उसको नहीं मतलब आपने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, नहीं पढ़ा, यहां तो पास या फेल सत्य के अंत में होता, ये आपको नंबर देता। आपसे पूछा जाए इन दोनों में से अच्छा आकलन कौन सा माना जाता, तो अच्छा आकलन कौन सा माना जाएगा? आपका स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है।
चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ते आप। अब क्या होता देखो, असेसमेंट कितने प्रकार का होता। अब देखो कभी गलत नहीं होगा असेसमेंट, यहां समझो। फॉर्मेटिव, असेसमेंट, सम्मेटिव, असेसमेंट, एक होता सेल्फ, समझते जाओ, और एक चौथा और लिख लो पीयर्स, मतलब दोस्त, सहपाठी, रचनात्मक, आकलन, योगात्मक, स्वयं। जो स्वयं के द्वारा किया जाता वो सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, है ना, तो ये हिंदी में कितना मुश्किल है। अब देखो हम लिखे असेसमेंट, गैप छोड़े, लर्निंग, एक होता असेसमेंट, लर्निंग। देखो समझो, जहां 4 आ जाए, ठीक है, असेसमेंट 4 लर्निंग, तो वहां क्या हो रहा, 4 से फॉर्मेटिव, है ना, ठीक है। जहां आ जाए असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो वहां क्या हो रहा आपका योगात्मक, और जहां आ जाए एज असेसमेंट, एज मतलब स्वयं के बारे में बात हो रही है ना, सेल्फ, स्वयं से, तो क्या हो गया आगे समझ में क्या होता फॉर्मेटिव। ये क्या होता ड्यूरिंग, शिक्षा के साथ साथ चलता, पढ़ाई के साथ साथ होता। ये क्या होता सत्र के अंत में होता, पास फेल। ये स्वयं से आकलन। और ये क्या होता इन दोस्तों के साथ होता नहीं है, जब अपन ग्रुप स्टडी करते तो देखते उसने इतना सीखा, इतने नहीं, यहाँ ये गलती कर रहा है, अपन बताते ये। और अच्छा आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में या एजुकेशन में इनका अनुपात क्या होता, रेशियो, फॉर्मेटिव का और सम्मेटिव का, क्या अनुपात होता अपने, ये होते 40-60 के रेशियो में। ठीक है, यहां से अब आपको कभी गलती नहीं होगी। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो अब तो समझ में आ गया होगा इसका क्या है, मतलब वो क्या कर रहा, पढ़ा रहा, पढ़ाने के साथ साथ सब कुछ एकत्रित कर रहा, योजना बना रहा, और उस योजना से जोड़ के आगे उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर रहा, समायोजित कर रहा। तो क्या हो रहा, ये सीखने के लिए आकलन, मतलब फॉर्मेटिव है, पढ़ाने के साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अब आपका ये कभी गलती नहीं होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्र छात्राएं हैं यहाँ। बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए। वर्जित तो यह गलत बात हो गई। कैसे, आरटी ही बात ही करता है कि प्रारंभिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना, बिल्कुल सही बात है। उनकी मातृभाषा को सम्मान देंगे, इस्तेमाल करेंगे, और मातृभाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें नई भाषा और नए मानक चीजों से परिचित कराएंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया, बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
खाली स्थान के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक में निम्नलिखित में से शामिल हैं। के अलावा सभी शामिल हैं, के अलावा। देखो तो जल्दी कमेंट में उत्तर बताओ इसका। 3 तो है वातावरणीय मतलब एनवायरमेंटल, और 1 नहीं है। जल्दी बताओ। देखो संस्कृति एनवायरमेंटल होती, पर्यावरणीय, शिक्षा की गुणवत्ता ये भी, पौष्टिकता, मगर शारीरिक गठन काय में आ जाता आपका, ग्रोथ में। और ग्रोथ कहती होती हेरिडिटी, अनुवंशिकता से रिलेटेड। तो इसका उत्तर क्या होगा सही, डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? अब देखो एक थीम के अकॉर्डिंग किया गया था उनका एक, तो किसके अकॉर्डिंग होगा इसका उत्तर बताओ सही। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना के लिए, नाम प्रसिद्ध करना थोड़ी होगा, अभिभावकों को संतुष्ट करना, अभिभावकों को क्या, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना हो सकता है, मगर सबसे अच्छा क्या है, ए शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ाना, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना, वो कुछ नया सोचें, कुछ अपने से नया बनाएं। ठीक है, क्रिएटिविटी का पोषण कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह खालिस्तान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो भैया डेवलपमेंटल प्रिंसिपल के कौन से सिद्धांत को संतुष्ट कर रहा है ये? वैयक्तिक भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता, अंतः संबंध। तो क्या होता, देखो वो एक अलग तरीके से सीख रही, एक दूसरे तरीके से सीख रही, एक रटकर सीख रही, एक समझकर सीख रही। तो क्या है ये, वैयक्तिक भिन्नता है। सब में अंतर पाया जाता, 5 उंगली एक सी नहीं होती, 2 भाई बहनों में भी अंतर होता, उनके सोचने समझने की क्षमता में भी अंतर होता, एक होशियार एक कमजोर भी हो सकता। तो ये किसको संतुष्ट कर रही, वैयक्तिक भिन्नताओं को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थान किस आधार पर किया जा सकता है? देखो सह शैक्षणिक मतलब को कैरिकुलर एक्टिविटी और एक होती कैरिकुलर एक्टिविटी। को कैरिकुलर होती है आपके खेल वगैरह इन सब से रिलेटेड, और कैरिकुलर होती है आपकी काय से, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, सही है, हो सकता है। यह आगे के भी ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। यह पश्चात्कृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति, बिल्कुल भेदभाव तो गलती बात हो गई। यह सार्वभौमिक धारणा, रिटेंशन, भैया धारण, रिटेंशन याद करने की बात कर रहा है, धारण करने की, को सुनिश्चित करता है, गलत। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भैया आपने पढ़े होंगे फोनेम, मॉर्फीम, मोनोफोम। क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है?
स्वनिम। इसका उत्तर क्या है? बी। इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब लेक्सिकल्स वर्ड वगैरह सब पढ़ेंगे। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, तो कौन कौन आते? बताओ इसका उत्तर। सबसे पहले ये प्रक्रमण कब इस्तेमाल किया गया था? ये अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विधि बनाई थी जब इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या होता है? ये कंप्यूटर आधारित होता। पहले क्या करते हैं अपन? धारण, कंप्यूटर बेस्ड है। दूसरा क्या करते हैं? होल्डिंग, नहीं सॉरी, पहले है सूचनाओं को एकत्रित करना, है ना, एकत्र करते सूचना को, फिर उसको धारण करेंगे, फिर उसका इस्तेमाल कर पड़े जब रिट्राइव, जब जरूरत पड़ने पर उसका पुनः इस्तेमाल करना, पुनः उपयोग। इसमें क्या होता? पहले सेंसरी में जाती कोई भी चीज, अपन कुछ भी सीखते सेंसरी में जाएगी, सेंसरी स्टेट में, सेंसेस से सीखते, ठीक है। सेंसेस में कितनी देर रहती? 1 से 2 सेकंड के या 3 सेकंड मान लो, सेकंड कोई भी चीज। फिर कहाँ जाएगी वो? जल्दी बताओ। वर्किंग मेमोरी में। यहां कहाँ कितने देर रहेगी? 20 से 25 सेकंड। फिर क्या जहां जाती? लॉन्ग मेमोरी में। जहां वो काफी लंबे समय तक रहती है सूचना। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी। सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण, फिर उसके बाद श्रेणीकरण, फिर क्या होगा? प्रतिक्रिया का चयन, और फिर क्या होगा? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की गणित की पाठ पुस्तक के पाठकों में इस तरह के शीर्षक हैं, देखो, कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, क्यों किया गया? कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए। देखते हैं। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने के हेतु, विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए नहीं, उन्हें अलग सा समझाने के लिए, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। सबसे अच्छा क्या है? रियल लाइफ एग्जाम्पल। जब तो सीखेंगे एनसीएफ बात करता। अच्छा, एनसीएफ कौन सा है अभी चल रहा अपने देश में? 2005। एनसीएफ इसके पहले कितनी बार आ चुका? ये कौन सा है? चौथा है। कौन सा है? इससे पहले 1975, 1988, 2000 और फिर 2005। अच्छा, एनसीएफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? कोई बता सकता कमेंट में? एनसीएफ कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल। ठीक। इसकी शुरुआत कैसे होती? रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध से। क्या? सभ्यता एवं प्रगति। ठीक है। इसके मेन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? 5 हैं, देखो शॉर्ट फॉर्म में।
फियर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मतलब क्या है फियर से? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल, लचीला। ठीक है, उन्हें कैसा सिखाना चाहिए? एनवायरमेंट से जोड़कर, दैनिक जीवन या रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, उनका कैसा विकास होना चाहिए? ऑल ओवर, रटन विद्या को हटाना, रिमूव रोट लर्निंग। और डी से उनमें लोकतांत्रिक आदतों का विकास करना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज। वैल्यूज का अपन वैल्यूज सिखाएंगे उन्हें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं एनसीएफ से। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाएं। भैया सबसे पहले कैसे कैसे अपन उन्हें मापना सिखाएंगे। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को स्थापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर मीट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जल्दी कमेंट में बताएं। सबसे अच्छा होगा डी। सबसे पहले क्या करेंगे? वो सरल अवलोकन करेंगे, पहले देख के चीजों को समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? वो लंबाई मापने के लिए अमानक, जैसे 1 बित्ता 2 बित्ता फीते से नापना या कोई धागा ले लिया उससे नापना, अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे? वो लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का सेंटीमीटर मीटर का उपयोग करेंगे और फिर उनमें क्या करेंगे? बीच में संबंधों को समझेंगे। तो सबसे अच्छा उत्तर क्या है इसका? डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो फिर एनसीएफ से आ गया। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए कथनों में से वह कथन चुने जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलापों एवं अभ्यास, उसे पढ़ाने की विधि। तो इसका क्या होगा? जल्दी कमेंट में उत्तर दें। क्या होगा? ए। ये 3 तो हैं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा विद्यार्थियों को निर्धारण सूत्र बताना, सीधा उन्हें याद करवाने से वो कोई चीज सीखेंगे क्या? उनमें तो रटन विद्या की विकास होगा, रटन विद्या का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है। अब आप बच्चों को क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक है, तो कैसे पढ़ाएंगे उन्हें? विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को अकेली सूत्र बता के थोड़ी बच्चे सीख पाएंगे। उन्हें क्या करेंगे? रियल लाइफ एग्जाम्पल देंगे। सबसे पहले देखो कमरा कैसा है, एक रेक्टेंगल शेप में है, फर्श क्या होता? तो हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। सबसे पहले उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर सिखाएंगे, जिससे वो जल्दी सीखेंगे। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है, मैं जमा करूं या घटाना, मतलब जोड़ होगा यहाँ।
मैं गुणा करूं या भाग, इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अक्सर खोजता है, या अवसर, ठीक है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो देखो यहाँ क्या हो रहा, राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं है, क्यों नहीं कर सकता, ये तो गलत ही बात होगी। राजन कक्षा में बाधा के अवसर ढूंढ रहा है, नहीं। यहाँ उत्तर क्या है सही, डी, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। वो संख्याओं से रिलेटेड प्रॉब्लम जोड़ घटाने से समझ नहीं पा रहा, उसको टीचर ढंग से समझा नहीं पा रहा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो भैया विकास कभी ना, नॉन स्टॉप चल रहा, नॉन स्टॉप चलता। बच्चा जन्म से कब्र तक, मरने तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है इंसान। तो ये क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। क्या है, निरंतरता का। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रतिक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम, तत्परता, सीखने का सादृश्यता का नियम। गलत टाइप कर देते, तो कौन सा होगा, जल्दी बताएं कमेंट में कौन सा होगा इसका उत्तर। मतलब पूर्व में सीखे गए ज्ञान का वो उससे मिलती जुलती नई परिस्थिति में प्रयोग कर रहा। जैसे अपन साइकिल चलाते, साइकिल चलाने के ज्ञान का प्रयोग अपन मोटरसाइकिल में इस्तेमाल करते बैलेंस बनाने के लिए। मोटरसाइकिल सीखने के ज्ञान का इस्तेमाल अपन कार सीखने में करते। जैसे मोटरसाइकिल का क्लच और गियर होता, तो कार में भी गियर और क्लच होता, तो अपन को पता होता गियर और क्लच का क्या इस्तेमाल है। तो क्या है ये, सीखने का सादृश्यता का नियम। ठीक है, इसका उत्तर क्या है, डी। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। मतलब निचली छोटी कक्षाओं में खेल पद्धति काय पे आधारित है भैया? खेल पद्धति जो उसका शारीरिक, मानसिक और संयोगात्मक विकास होता। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होगा और मेंटल डेवलपमेंट होगा, उसमें संयोग की भावना आएगी, ग्रुप की आएगी, कोऑपरेशन की भावना आएगी। ठीक है, तो शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, नहीं अकेली नहीं, क्या है, विकास एवं वृद्धि, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट। ठीक है ना, का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। सही बात है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? 3 नहीं है, 1 होगा, तो कौन होगा? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र, जिसमें अपन अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, स्टूडेंट की, है ना। तो कौन होगा भैया? इसका सही उत्तर होगा, कमेंट में बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता भी हम पढ़ा चुके, कौन थे? जल्दी कमेंट में बताओ, कमेंट करके, एजुकेशनल साइकोलॉजी के पिता कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। अरे नहीं भाई, कृतिका को अपने घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, अपना घर,
उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने के अवसर देता है। देखो ये तो गलत ही हो गया, ये गलत हो गया, तो इन दो में से कौन सा सबसे सही है? ये। क्या होता कि उसको अपने घर में वो माहौल नहीं मिल पाता, ना वो अपनी बात खुलकर घर में कह पाती, इसलिए उसके विचारों को जब विद्यालय में मान्यता मिलती है तो वहां वो खुलकर बात करती है, वहां उसकी भावनाओं को लोग समझते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का आखिरी प्रश्न। निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं, ठीक है, सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स के साथ। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के नहीं है। देखो 3 होंगे, 1 नहीं होगा। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगीत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो कौन नहीं है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित? जल्दी बताओ, सीधा समझ में आ रहा? बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। मतलब ये क्या है? एक फिजिकल, ठीक है, फिजिकल नीड है, शरीर से संबंधित है, ये शारीरिक क्रिया है, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ठीक है, चलिए, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।